Assalamualaikum. Assalamualaikum. चलिए जी, so we are done with our first chapter, this circular motion. सर्कुलर मोशन के बारे में जैसे मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया था कि इसके जो क्वेश्चंस हैं, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, वो कम है इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में देखे थे, और जो अभी आपने मुझसे क्वेरीज देखी पूछी थी, तो वो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। वी आर we are done with all the questions, so we'll be having a query session, we'll be having a प्रैक्टिस रीकैप सेशन, ठीक है, इन अ वीक और टू। तो वहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेरीज है उसमें पूरी करेंगे। वी आर इमीडिएटली स्टार्टिंग ग्रेविटेशन, बिकॉज ग्रेविटेशन के अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो सर्कुलर मोशन के यहाँ पर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है ये वाला टॉपिक ग्रेविटेशन के अंदर सर्कुलर मोशन के टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है, तो वो प्रैक्टिस हमारी यहाँ पर भी हो रही होती है। व्हाट ग्रेविटेशन इज, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद इसमें जाते हैं डिटेल के अंदर इसकी। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि, और थोड़ी सी कंफ्यूज मतलब डराने वाली बात ये है कि इसके अंदर आपके पास बड़े सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि काफ़ी सिमिलर दिखते हैं। इसके अंदर बड़ी सारी डेफिनेशंस, बड़े सारे ग्राफ्स हैं जो काफ़ी सिमिलर दिखते हैं, तो वो स्लाइटली कंफ्यूजिंग होते हैं। बाकी ये चैप्टर एक मज़ेदार चैप्टर है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? सो फार अब तक की हमारी जितनी भी ग्रेविटी से रिलेटेड नॉलेज है वो सिर्फ इतनी है कि हम ये कहते हैं कि ग्रेविटी इज समथिंग दैट इज पुलिंग अ फोर्स, मे बी विच इज पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और अगर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ भी ना बोलूँ तो हम बोलते थे टुवर्ड द सरफेस। इनहैंस वर्जन में बोल दिया करते थे कि हर वो चीज़ हर चीज़ को वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ खींच रही होती है। तो हमारे जहन में अब तक जो एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है वो ये है कि ग्रेविटी इज अ प्रॉपर्टी, समथिंग फोर्स, ठीक है, पोजेस्ड बाय ओनली द अर्थ। और अर्थ जिस तरह हर चीज को खींच रही है वो शायद ग्रेविटी है ना। ऐसा है, लेकिन ये बहुत छोटा सा है इसकी एक्सप्लेनेशन। ग्रेविटी इज अ वाइडर टर्म। अब इसको समझ, देखिए ग्रेविटी को समझाया 3 लोगों ने मिलकर के। ग्रेविटी को सबसे पहले समझाया था न्यूटन साहब ने। उन्होंने अपना एक ग्रेविटेशनल लॉ दिया था जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेविटी को उसके बाद समझाया था आइंस्टाइन ने। उन्होंने उसको स्पेस टाइम फैब्रिक के फॉर्म में इसको लेकर के आए थे। और थर्ड एक थ्योरी है, दैट्स नॉट अ कंफर्म लॉ, इट्स अ थ्योरी। जिस तरह हमने पार्टिकल फिजिक्स के अंदर मल्टीपल सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे, इस तरह हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल पढ़े थे। तो एक थ्योरी ये है कि एक फंडामेंटल पार्टिकल है ग्रेविटॉन, जो कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब हर पार्टिकल हर एटम में मौजूद है, दैट कॉजेस ग्रेविटी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। ऑलमोस्ट सारी बातें सही हैं। ग्रेविटॉन वाली बात अभी तक हमारे पास प्रूव नहीं हुई है, लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी गलत नहीं है और स्पेस टाइम फैब्रिक भी गलत नहीं। लेकिन हम यहाँ पे न्यूटन लॉ तक ही रहेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी देखें। ग्रेविटी या ग्रेविटेशन स्टेट दैट ग्रेविटेशन इज अ फोर्स possessed by every mass in this universe. Gravitational force is an attractive force. एक attractive force है जो हर mass possess करता है। Even objects around us, जो भी हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अपनी अपनी इंडिविजुअल ग्रेविटी पोजेस करते हैं। वी आर सेल्फ, वी डू पोजेस आर ग्रेविटेशनल फोर्स। हम अपनी ग्रेविटी रखते हैं, मतलब हम अपने अंदर वो सलाहियत रखते हैं कि हम एक दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे होते, ये चीज़ें क्यों नहीं नजर आ रही होती हमें विजिबली देखने में ऑब्जेक्ट्स में, इसको आज हम देखेंगे। और वो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि क्यों भाई मुझे अपनी ग्रेविटी क्यों नहीं दिखाई देती। लेकिन ग्रेविटी का ताल्लुक सिर्फ अर्थ से नहीं है, ग्रेविटी का ताल्लुक हर मास से, ठीक है। सो व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी इज, सबसे पहले उसको लिखेंगे। हम लिखेंगे कि एवरी मास इन द यूनिवर्स, every mass the universe exerts an experience
exerts and experience an attractive force referred as gravitational force. हर मास इस यूनिवर्स में एक फोर्स एक्सर्ट एंड एक्सपीरियंस करता है. नाउ दिस एक्सर्ट एंड एक्सपीरियंस वाला जो टर्म है इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि वो ये फोर्स एक्सर्ट भी कर रहा होगा, वो ये फोर्स एक्सपीरियंस भी कर रहा होगा. एक्सपीरियंस किससे कर रहा है? जिस पर वो एक्सर्ट कर रहा है. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दिस इज एग्जिस्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट मासेस. दिस इज अ थर्ड लॉ पेयर. ये एक थर्ड लॉ का डेरिवेशन है. थर्ड लॉ का क्या कहते हैं, आपके पास कंटिन्यूएशन है. थर्ड लॉ पेयर बना रहा है कि हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एक ऑब्जेक्ट जनाब मेरे पास ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है. ठीक है. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मासेस, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे होंगे. अच्छा, इस फोर्स की खसूसियात क्या है वो हम न्यूटन्स लॉ से समझेंगे. लेकिन उससे पहले एक चीज समझने की, फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, किस तरह एक्ट कर रही है, वो चीज समझ. देखिए, द फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स. म्यूचुअल फोर्स मतलब दो ऑब्जेक्ट्स पर ये फोर्स लग रही है और दोनों पर सेम लग रही होगी. ठीक है. मतलब जितना मैंने कहा दिस इज लेट्स से मास, इसको मैं कैपिटल एम से रेफर करता हूँ या m1 कह देता हूँ. अब इसको मैं m2 कह देता हूँ. देयर आर टू डिफरेंट मासेस, दे बोथ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ईच अदर. ये इसके ऊपर फोर्स ये जो फोर्स है जो मैंने अभी बनाई, दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन m1 बाय m2. ठीक है. ये वाली फोर्स ये लगा रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने ऊपर. ठीक है. इक्वल अमाउंट की जो फोर्स होगी वो आपके पास m2 एक्सपीरियंस करेगा. इक्वल अमाउंट की फोर्स m2 एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसको मैं f2 का नाम दे रहा हूँ. नाउ दिस f2 इज अ फोर्स जो कि m1 आपके पास m2 के ऊपर है. दीज फोर्सेस ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों एक ही फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर. अगर इसको मैं यूं समझूं कि जो मेरा वेट है दैट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ मुझ पे लगा रहा है, दैट्स टोटली करेक्ट. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इतनी ही फोर्स मैं भी अर्थ के ऊपर लगा रहा हूं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज द थिंग. ये है ग्रेविटेशन लॉ. ये है आपके पास ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट कि सिर्फ अर्थ मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगा रही है, मैं भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ. ठीक है. तो ग्रेविटेशन स्टेट दैट के आपके पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये एक सिंगल फोर्स नहीं है, इट्स अ म्यूचुअल फोर्स. दोनों ऑब्जेक्ट्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट लग रही होगी. ठीक है. तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लिखूंगा कि F1 एंड F2 आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है. माइनस साइन से ऑपोजिट होना इसका शो किया हमने. दूसरा, F1 फोर्स exerted by M2 on M1. ठीक है. इसी तरह आपके पास F2 क्या था? फोर्स exerted by M1 on M2. ठीक है. तो हर दो मास जो इस पूरी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है वो एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं. दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं. मतलब ये एक थर्ड लॉ पेयर बना रहे हैं आपके पास. ठीक है ना. अब इन फोर्सेस का ये फोर्सेस लग कहाँ रही हैं? these forces act on the line joining the center of the two masses. इस मास के सेंटर से इस मास के सेंटर तक जो एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ये दोनों फोर्स एक्ट कर रही है.
तो मतलब ये एग्जैक्टली इसकी डायरेक्शन इसके सेंटर की तरफ होगी और एग्जैक्टली इसकी डायरेक्शन इसके सेंटर की तरफ होगी। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि ये फोर्सेज जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रही है, यस एग्जैक्टली ये फोर्सेज एक दूसरे की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रही है। बाय द मीन वी से कि वो सेंटर पे लग रहा है, यहाँ पे हमने ये अज्यूम कर रखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म डेंसिटी है, उसकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब इस फोर्स का ताल्लुक किस किस चीज से है, ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये बात हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने समझाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद उसकी मैथमेटिक्स समझते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अच्छा एक बात अभी दिमाग में आई कि पता नहीं मैंने इस बात को वाज़ेह किया नहीं किया। मैं मैंने यहाँ पे इसको वाज़ेह किया था, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशन कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स लाजमी तौर पे आपके पास। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख लेते हैं। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स या the gravitational force between two objects is directly proportional to the directly proportional to the product of their masses product of their masses and inversely proportional inversely proportional to the square of the distance between their centers। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस जॉइनिंग देयर सेंटर्स। अब वो डिस्टेंस जॉइनिंग देयर सेंटर्स वो कौन सा वाला डिस्टेंस है, वो आपके पास ये वाला डिस्टेंस है। इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का जो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आपके पास बन रहा है, इसको आपने डिस्टेंस कहा सेंटर टू सेंटर। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ना इस चीज को गौर से देखना कि हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में जहां पर भी आपके पास स्मॉल आर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू अ सेंटर, इट्स नॉट अ रेडियस। कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस एक्सप्लेन करना होगा, मेंशन करना होगा, तो वो कैपिटल आर से लिखेगा। तो आर कैपिटल में लिखा हुआ है तो मतलब इट्स द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो मतलब एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस है। अब ये जो बात की थी इस बात को जरा मैथमेटिकली लिख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, अब हम एक ही फोर्स लिख रहे हैं क्योंकि जो फोर्स ये है वही ये फोर्स है, इक्वल है आपके पास। नाउ दिस म्यूचुअल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब m1 into m2। ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर मतलब अगर मैं एक बिगर स्केल के ऊपर बात करूं तो मैंने कहा
अर्थ और मून के दरमियान में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अगर निकाल रहा हूँ तो अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। अर्थ और सन के दरमियान निकाल रहा हूँ तो सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपने और अर्थ के दरमियान निकाल रहा हूँ तो मेरे सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो है वो मैंने कहा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जिसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है ना, अब इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ। मैंने इसको कंबाइन करके यही लिख दिया, मैंने कहा प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 डिवाइडेड बाय, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब डेफिनेटली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या आता है आपके पास, मैं इसको इक्वेशन में तब्दील करने जा रहा हूँ। तो कांस्टेंट आपके पास आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला आपके पास बनता है m1 एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यूजली आप देखेंगे हम इसको एम एम मतलब कैपिटल एम या स्मॉल एम से लिख रहे होंगे। ठीक है, तो ज्यादातर हम ये देखेंगे कि एक कैपिटल मास होगा एक स्मॉलर मास होगा, तो हम इसको इस तरह करके लिख रहे होंगे, राइट। चलिए जी, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू masses, and this formula is valid for any object any mass in this entire universe। ठीक है, नाउ यहाँ पे इस फॉर्मूला को वैलिड होने के लिए कुछ लिमिटेशन जरूर हैं। वो लिमिटेशंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, यूनिफॉर्म है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपके लिए आपके पास वैलिड फॉर एवरी मास। अब यहाँ पे एक चीज को समझना है कि पहले जी क्या है उसको मेंशन कर देते और फिर इसकी फर्दर डिटेल में जाते हैं। ये जो जी है आपके पास, ये आपके पास कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 6.63 टेंस पावर माइनस 11, 6.67 6.67 टेंस पावर माइनस 11। ये जो वैल्यू है ये इतनी छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब इस वैल्यू को समझेगा कि व्हाई इज दैट सो, कि मैं एक मास हूँ और अकॉर्डिंग टू द लॉ दो मासेस के दरमियान ये फोर्स होनी चाहिए। तो मैं और मेरे करीब कोई भी मास रखा हुआ है, हम दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए और हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका एक रीजन है। देखिए ये जो फैक्टर आपके पास लगा हुआ है 10⁻11 का, सो वट एवर द वैल्यू ऑफ मास, द प्रोडक्ट ऑफ मासेस इन द डिस्टेंसेस। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होता है 10⁻11 से, तो अल्टीमेटली जो फोर्स की वैल्यू है तो बहुत ज़्यादा छोटी चली जाती है, नेग्लिजिबल अमाउंट की हो जाती है। और हमारे ऊपर इसके अलावा जो फोर्सेज लग रही होंगी वो उससे कई ज़्यादा ग्रेटर होंगी, जिसकी वजह से ये फोर्स हम विजिबली मतलब इन अराउंड सराउंडिंग में हम नहीं देख पा रहे होते। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट जो मैं इसको एक एग्जाम्पल वैल्यू से लेकर के बताता हूँ। वाई isn't एफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, experienced in smaller objects। ऐसा क्यों है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स में हम ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर रहे। तो देखें एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, चलिए खुदा जाने ये क्या हुआ है, बाद में सही हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक मास है m1, मैंने कहा दैट इज लेट्स से, मैं अपनी बात कर लेता हूँ 60 kg। ठीक है, एक दूसरा मास है m2, लेट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं
कि मैं इस टेबल की बात कर लेता हूँ अपने सराउंडिंग में, और लेट्स से कि मैं इसको 10 kg तस्वुर कर लेता हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल हमारे दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज फॉर एग्जाम्पल अ मीटर, ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस है। अब अगर मैं अपने दरमियान और इसके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करता हूँ, तो वो 6.67, 10 raised to the power -11, 60 into 10 that makes 600, और 1 का स्क्वायर मेक्स इट 1 ओनली, ठीक है। तो बेटा ये जो वैल्यू है ये मेरे पास अराउंड 3.6 समथिंग, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ मैं, 10⁻⁹ न्यूटन से, ठीक है। अब रीजन ये है कि क्योंकि आपके पास एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻11 का, जिसकी वजह से आपके सराउंडिंग में जो भी मास होगा वो कितना हो जाएगा, वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। उस वजह से ये जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल होती है। और मेरे सराउंडिंग में मेरे ऊपर और भी बहुत सारी फोर्सेज लग रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिस चेयर पे बैठा हुआ हूँ, अगर मैं मूव होता हूँ तो उसके और मेरे दरमियान एक फ्रिक्शन फोर्स होगी। नाउ दैट फ्रिक्शन फोर्स इज सिग्निफिकेंटली लार्ज एज कंपेयर टू दिस फोर्स। इसलिए मैं कभी भी रियल लाइफ के अंदर अपने सराउंडिंग में ना ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा हूँ ना ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ जा रहा हूँ, बिकॉज हमारे दरमियान जो फोर्सेज है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। वो फोर्सेस कब जाकर के सिग्निफिकेंट होंगी, दो फैक्टर्स आते हैं आपके पास। देखिए वो फोर्सेस उस सूरत में सिग्निफिकेंट होंगी कि जब आपकी सराउंडिंग वाली फोर्सेस जो है वो इतनी ना हो, और इस 10⁻⁹ की भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस बन जाए, ठीक है। आउटर स्पेस के अंदर ही मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। मैं आउटर स्पेस में आइसोलेटेड जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मेरे पास और कोई फोर्स ग्रेविटेशन नहीं लग रही है। मैं और मेरे दरमियान जो ऑब्जेक्ट, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, हम स्लोली ही सही लेकिन एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल अभी देता हूँ। दूसरी बात, हम इस फोर्स, इस चैप्टर को जब पढ़ रहे होंगे तो ज्यादातर हम बात कर रहे होंगे स्टार्स की, हम बात कर रहे होंगे प्लैनेट्स की, हम बात कर रहे होंगे सैटेलाइट्स की, हम बात कर रहे होंगे मून्स की। क्या हम स्पेस फिजिक्स पढ़ रहे हैं? नहीं, हम स्पेस फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। लेकिन ग्रेविटी पढ़ने के लिए हमें स्पेस में इसलिए जाना पड़ता है कि देखो मुझे इतने बड़े बड़े मासेस सिर्फ स्पेस में मिल सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि फोर्स मेरे पास एटलीस्ट 1 न्यूटन हो, ये एटलीस्ट 1 न्यूटन किस तरह होगी, ये जो 6.67 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा वो टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻11, ऐसे ही ये टू दी 10⁻11 के ऑर्डर से मल्टीप्लाई होगा, तब जाकर के -11 + 11 आपके पास अल्टीमेटली 1 न्यूटन की के अराउंड वैल्यू देगा। अब ये 10⁻⁻11 का मतलब ये है कि मासेस का प्रोडक्ट और उनके डिस्टेंस का डिवीजन आपको इतनी बड़ी वैल्यू दे, या इतने बड़े मासेस आपको स्पेस में ही मिल सकते। इतने बड़े मासेस से मुराद ये कि यू नीड एटलीस्ट अ मून, यू नीड एटलीस्ट अ प्लैनेट, यू नीड एटलीस्ट अ स्पेस स्टेशन। ये इतना बड़ा मास आपको कहाँ मिलेगा? आप एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग को आप फ्लोट तो नहीं करवा रहे ना यहाँ पे। इस वजह से हम इस चैप्टर के अंदर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वी नीड ग्रेटर मासेस इसलिए हम स्पेस के अंदर आपको मिलेंगे। अब वो जो दूसरी एग्जाम्पल मैंने दी थी कि यस दिस एग्जिस्ट, आपने पता नहीं इस बात को नोट किया या नहीं किया कभी, मतलब किसी डॉक्यूमेंट्री वगैरह में देखा होगा, जिसे हम स्पेस वॉक कहते हैं। स्पेस वॉक के दरमियान क्या होता है? स्पेस वॉक में ऐसा होता है कि कोई भी आपके पास क्या कहते हैं स्पेस स्टेशन होता है, ठीक है। उस स्पेस स्टेशन से जो एस्ट्रोनॉट है वो थोड़े फासले के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है ना। वो मतलब स्पेस स्टेशन से बाहर आया, एस्ट्रोनॉट इस स्पेस स्टेशन से बाहर आया हूँ,
नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ तो कोई रोड नहीं है, यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से, जिस सहारे से ये वापस आ जाए। तो क्वेश्चन इज कि ये एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में वापस कैसे आता है। तो देखो ये इमीडिएटली वापस नहीं आता। होता ये है कि ग्रेजुअली इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हो। ठीक है, सिग्निफिकेंटली लार्ज होगी। सिग्निफिकेंटली लार्ज होने का रीजन ये है कि जो स्पेस स्टेशन जिसे हम समझ रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा ऑफिस नहीं, बहुत बड़ा आपके पास एक बिल्डिंग नुमा चीज है, ह्यूज। ठीक है, इसे आप स्पेस स्टेशन कह रहे हो। तो अब पहली बात तो ये है कि अगर बिल्डिंग नुमा नहीं है तब भी बहुत बड़ा है, तो इसका मास होगा ठीक ठाक ज्यादा। तो अब इन दोनों के दरमियान ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से देयर गोना अट्रैक्ट ईच अदर। अभी भी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इतनी बड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन पाएगी जितना हमारा अपना वेट है। तो ये इमीडिएटली इससे जाकर के नहीं गिरेगा, जिस तरह हम किसी भी चीज को छोड़ते हैं और ये डायरेक्टली नीचे गिरती है, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो बहुत ज्यादा है। ग्रेजुअली ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। दे आर ट्रैवलिंग, दे बोथ आर ट्रैवलिंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने कहा कि ये भी इस तरफ मूव कर रहा होगा आपके पास, ठीक है, और ये भी इस तरफ मूव कर रहा होगा, एंड इवेंचुअली ये दोनों एक दूसरे के जाएंगे ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको इमीडिएटली नहीं तो ग्रेजुअली एक दूसरे के नजदीक ला रही है। तो यहाँ पे हमने वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस की जो दोनों को एक दूसरे के ऊपर लग रही है, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर खींच रहे हैं। लेकिन ये हमने कहाँ देखी, ये हमने देखी आउटर स्पेस के अंदर। अब यहाँ पे मैं ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब इन दी विसिनिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इन दी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन, मैं ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। दूसरी एक चीज ये है कि आपके पास एक दूसरी एग्जाम्पल ग्रेविटी की, अपार्ट फ्रॉम द बिग मासेस की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी आपके पास मिलती है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट या फिर गैस पार्टिकल्स इन स्पेस। अब ओ लेवल्स के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टार का फॉर्मेशन का। वो स्टार फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट में क्या था कि जी क्लस्टर्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड फाइनली क्या करते हैं, वो फ्यूजन इनटू ईच अदर होते हैं, वो फ्यूजन रिएक्शन वगैरह पूरी कहानी। लेकिन द क्वेश्चन है कि वो इनिशियली एक दूसरे के नजदीक कैसे आ रहे होते हैं। देखिए वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन इनिशियली, ये इसके ऊपर जा रहा, इस डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे दोबारा पढ़ेंगे, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के इतना नजदीक आते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकें, तो इन दैट केस ये दोनों एक दूसरे के गिर्द घूमना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है। तो वहां पे ये दोनों एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। तो ये जैसे कि इस तरह जाना शुरू कर देगा, एंड ये इस तरह आना शुरू कर देगा एक दूसरे के, एंड ग्रेजुअली ये एक दूसरे के करीब आते चले जाएंगे, फिर फ्यूज होंगे एंड सो। तो अपार्ट फ्रॉम द बिग मासेस, प्लैनेट्स, मून, स्टार्स के अलावा हमें ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी कहाँ नजर आ रहा है, हमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी नजर आ रहा है स्पेस के अंदर। हमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी नजर आ रहा है डस्ट पार्टिकल्स के अंदर, जो हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के अंदर देखा। अब ग्रेविटी से रिलेटेड पहले जो हम लोगों ने बातें पढ़ी थी, हम उनको समझते हैं। हमने अब तक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स सो फार हमने पढ़ा था वेट। क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था वेट।
ठीक है। और वेट हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि वेट इज एम इंटू जी। अब ये जी कहाँ से आया, व्हाट इज एम, एंड इसको मैं एम जी की फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसको एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये है कि और मेरा वेट मुझे कांस्टेंट क्यों मिल रहा है, मतलब अगर इफ आई मूव, फॉर एग्जांपल मैं बिल्डिंग के अंदर हूँ, इस वक्त मैं 10th फ्लोर के ऊपर बैठा हूँ, तो मेरा तो डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से बढ़ चुका हुआ है, तो मेरा वेट इज स्टिल ऑलमोस्ट द सेम जितना मेरा ग्राउंड लेवल पर होगा। ऐसा क्यों है, तो देखिए ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें लिमिटेशन, तो लिमिटेशन क्या है कि अगर मैं अपने वेट की बात करूंगा, तो लेट्स से कि दिस इज द अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज मी, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सही है। अब मेरे ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो वेट लग रहा है, तो एक्चुअली क्या है, वो है जी। अब एक मास हो गया मास ऑफ अर्थ, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, एक मास हो गया मैं, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने आर लिखा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर क्यों लिखा, देखो बात ये है कि अगर मैं अपने सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस निकालता हूँ, तो मेरा सेंटर और अर्थ का सरफेस वाला जो डिस्टेंस है वो तो नेग्लिजिबल होगा बिल्कुल। अगर मैं कंपेयर करूँ अर्थ के सेंटर से अपने सेंटर और सरफेस का डिस्टेंस, तो वो तो डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, मतलब ये जो इतना छोटा सा डिस्टेंस है, ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। इस वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखा वो अर्थ का सेंटर, अर्थ की ग्रेविट रेडियस लिखा। नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ एक्चुअली, अर्थ का रेडियस इज गिवन टू बी 6.4 10 raised to the power 6 किलोमीटर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं एक डिफरेंट पोजीशन के ऊपर मौजूद हूँ, किस पोजीशन पे मौजूद हूँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं एक सर्टेन हाइट ग्राउंड लेवल से ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। वो सर्टेन हाइट कितनी होगी, अगर मैं इस वक्त अपने आप को देखूँ तो मैं ग्राउंड से लेट से 50 मीटर्स के फासले पर हूँ। 50 मीटर्स भी बहुत बड़ा फासला है, 50 मीटर्स के फासले पे नहीं है, लेकिन लेट से मैं 50 मीटर्स के फासले पे बैठा हूँ। तो अब अगर अपने ऊपर लगने वाली फोर्स लगाऊं, तो ये कांस्टेंट है, मेरा मास कांस्टेंट है, और अब जो हमारे सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस हो गया वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 50 होल स्क्वायर। आपको लगता है कि ये इस इतनी बड़ी वैल्यू के अंदर सिर्फ 50 मीटर ऐड करने से इस पूरे फ्रैक्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ा होगा, नहीं। दिस इज अ ह्यूज वैल्यू, डेसिमल प्लेसेस के अंदर जाकर के कोई फर्क पड़ा होगा, ओवरऑल वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वजह से मैं यूं कह सकता हूं कि देखो जो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 50 मीटर्स का स्क्वायर। सिंस इट्स ऑलमोस्ट इक्वल, इस वजह से हमारा जो वेट है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है इन दी नियर दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। अब ये नियर का मतलब 1-2 मीटर का नियर नहीं है, नियर का मतलब है 100-150 मीटर की बात हो रही है। तो हम अगर हाई राइज बिल्डिंग के अंदर भी बात करें, मैं 10वें फ्लोर के ऊपर बैठा हूँ, आई एम स्टिल नियर दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। मैं 10 मंजिल और ऊपर चले जाऊँ, आई एम स्टिल नियर दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। क्यों, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अब हम अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलूँ अ ग्रेटर डिस्टेंस, तो वो ग्रेटर डिस्टेंस का मतलब वो डिस्टेंस नहीं है जिसको अब तक हम लोग ग्रेटर बोलते हुए आए थे। हम बात करेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ का मल्टीपल, अर्थ से कई ज्यादा दूर, मून के नजदीक जा चुका हूँ, मून और अर्थ के नजदीक आ चुका हूँ, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का मल्टीपल टाइम्स का, तो ग्रेटर डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, near the surface of the earth
the change in r, अच्छा चेंज इन r का क्या मतलब है, सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस is almost negligible. Hence, weight of an object appears to be appears to have a constant value near the surface. मैं अपने वेट में एक सिग्निफिकेंट चेंज कब फील करूंगा, जब मैं एक सिग्निफिकेंटली लार्ज हाइट के ऊपर जाता हूं, तब मैं अपने वेट के ऊपर एक चेंज महसूस करूंगा. व्हाट इज दैट सिग्निफिकेंटली लार्ज हाइट? आप इससे कंपेयर कर लो. एनीथिंग दैट चेंजेस दिस फिगर सिग्निफिकेंटली. मैं 1000 किलोमीटर ऊपर चला गया, दिस वुड चेंज द वैल्यू. समझ में आ रही है बात? मैं इस हाइट पर मौजूद हूँ तब जाकर के मुझे कोई फर्क फील हो रहा हो. सही है ना? सवाल ये कि जी यहाँ पे क्या है, जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं. एक्चुअली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गलत नहीं है, लेकिन टेक्निकली इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड एक चीज समझते हैं और उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. देखिए बात ये है कि आई डोंट नो ये लाइन यहाँ पे कैसे और क्यों आई और कैसे जाएगी, बाद में देखते हैं. बात ये है कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से कि इन दोनों का मास आपके पास है कांस्टेंट, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान एक फोर्स है. वो फोर्स इनके मासेस के प्रोपोर्शनल है, लेकिन डिस्टेंस के इन्वर्सली इन्वर्स स्क्वायर लॉ के साथ है. ठीक है. अगर मैं इन दो मासेस को डिस्टेंस 2r अपार्ट कर दूं, मतलब दोनों मासेस को दूर ले गया, और यहाँ पे अगर डिस्टेंस था r, मैंने कहा मैं इसको ले गया एट अ डिस्टेंस 2r, यहाँ से लेके यहाँ तक. अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहे थे वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी. 4 टाइम डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि देखिए आपके पास आर के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर. अगर मैं 2r करता हूं तो इट बिकम्स 4r². यहाँ पे 4r² रिप्लेस करो, दिस बिकम्स द ओल्ड वैल्यू ऑफ द फोर्स एंड न्यू वैल्यू ऑफ द फोर्स वुड बी 4 टाइम्स लेसर देन द प्रीवियस वैल्यू. इसी तरह इस आर को मैं 3r डिस्टेंस पे लेकर के चला जाऊं तो फोर्स क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स कम. मैं 4r डिस्टेंस पे लेके जाऊंगा, 16 टाइम्स कम, एंड स्क्वायर के साथ साथ वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के साथ डिक्रीज होती चली जाएगी. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो. वो पॉइंट क्या है? उस पॉइंट को आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन. अब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आप इंडिविजुअल मास की एग्जामिन करेंगे, नॉट ऑफ कंबाइंड मास हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम ग्रेविटेशनल फील्ड इनिशियली इंडिविजुअल मास की देखें. तो पहले ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है उसको देखते हैं, फिर स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे. हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? देखिए फील्ड आप कहते हैं रीजन को, एरिया को, इन्फ्लुएंस्ड एरिया को. तो ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन इज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ पॉइंट मास और अ सोर्स मास. अब ये पॉइंट मास और सोर्स मास क्या मैं समझा रहा हूँ. ऑफ अ पॉइंट मास और अ सोर्स मास, जहां तक वो किसी दूसरे मास को अट्रैक्ट कर सकता है. क्यों? हमने हमें पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी स्क्वायर्ड लॉ के साथ डिक्रीज होती चली जाएगी. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हुई भी होगी और वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल मून मुझे अपनी तरफ नहीं खींच सकता. थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि मेरे और मून के सॉरी प्लूटो मुझे अपनी तरफ नहीं खींच पा.
फॉर एग्जाम्पल तसव्वुर करें अर्थ है और अर्थ के बाद बीच में और कोई प्लैनेट नहीं और कोई मून नहीं है, डायरेक्ट जो है अब वो प्लूटो है। अर्थ को भी हटा दो, मैं स्पेस में बैठा हूँ, प्लूटो मुझे अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा। मेरे कंपैरिजन से कंपैरिजन में प्लूटो का मास बहुत ज्यादा है। प्लूटो छोटा प्लैनेट है लेकिन मुझसे तो बहुत बड़ा है ना, वो फिर भी मुझे क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा? रीजन ये कि डिस्टेंस हमारा बहुत ज्यादा है और उसकी जो फोर्स है वो मेरे ऊपर नेग्लिजिबल है। तो मतलब मैं उसके दायरे से बाहर हूँ, जहां पर उसकी कुवत एक्ट कर सकती है मैं उससे बाहर हूँ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली है, ग्रेविटेशनल फील्ड इन द रीजन field is the region of influence of a source mass or a point mass। अच्छा, अब इसमें से सोर्स मास, तो आप हर उस मास को बोलेंगे जिसकी फील्ड रीजन आप एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है ना? मतलब अगर मैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन को एग्जामिन कर रहा हूं तो अर्थ इज माय सोर्स मास। अगर मैं मून की ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन को एग्जामिन कर रहा हूं तो मून इज माय सोर्स मास। अगर मैं सन की ग्रेविटेशनल फील्ड, मास की ग्रेविटेशनल फील्ड को एग्जामिन कर रहा हूं, जिस प्लैनेट, जिस सैटेलाइट, जिस स्टार, मून की आप ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जामिन कर रहे हैं, वो आपके पास क्या होगा? सोर्स मास। पॉइंट मास किसे कहते हैं? पॉइंट मास इज एन हाइपोथेटिकल मास। ऐसे ऐसा ऑब्जेक्ट, एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका तमाम मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, ठीक है? तो पॉइंट मास एक हाइपोथेटिकल अंडरस्टैंडिंग है हमारी। तो इसको हम लिख रहे हैं कि पॉइंट मास is referred to a hypothetical mass, hypothetical object which have its mass concentrated at its center, at its center। ठीक है? अगर बहुत ही क्लोज अप्रोक्सीमेशन चाहिए ना पॉइंट मास की, तो आप ब्लैक होल कंसिडर कर लो। एक छोटा सा मास है, ठीक है, पर इतना छोटा नहीं है ब्लैक होल, बट स्टिल एक छोटा सा पॉइंट मास है, उसका तमाम मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेंटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना? फील्ड रीजन को, अगर रीजन को समझना है तो फील्ड रीजन को मैं किस तरह बोलूंगा जनाब? मेरे पास ये एक, लेट्स से प्लैनेट था, कोई भी मास था, और ये इसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस था। यहाँ तक इसकी फोर्स एक्सर्ट हो रही थी, बियॉन्ड दिस पॉइंट फोर्स नहीं लग पा रही थी, फोर्स नेग्लिजिबल हो गई थी ड्यू टू द ग्रेटर डिस्टेंस। ये आपने इस इमेजिनरी डिस्टेंस को आपने क्या कहा था? आपने फील्ड रीजन कहा था। लेकिन हम फील्ड रीजन को, मतलब फील्ड को बना करके किस तरह दिखाएंगे? आपने याद होगा ओलिवस में जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाई थी अराउंड चार्जेस, बिल्कुल इसी तरह कुछ हम ये काम भी करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड्स, gravitational fields around a mass, अब चाहे वो सोर्स मास हो चाहे वो पॉइंट मास हो, is represented by field lines of forces।
अब ये फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है वो वर्ड से समझेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ ह्यूज मास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और जिसके अराउंड मैं फील्ड को एग्जामिन करूंगा, इसके अराउंड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? ये वो लाइंस हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स को शो कर रही है। जैसे ये बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न है जिस तरह आपने ओ लेवल्स में, आपको याद होगा कि आपने बनाया था चार्जेस के लिए। लेकिन चार्जेस और इनमें स्लाइट डिफरेंस क्या है कि चार्जेस में अट्रैक्टिव भी होता था, रिपल्सिव भी होता था। ग्रेविटेशनल फील्ड्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ठीक है, तो फॉर एवरी मास द डायरेक्शन हैज टू बी टुवर्ड्स द सेंटर, so like this। the direction, ये जो एरोज है ये डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहे। अब यहाँ पे खासी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फील्ड आप कोई सी भी पढ़ो, आप ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ो, जो फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट हम यहाँ देख रहे हैं ना, वो तकरीबन हर फील्ड के कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और अब अगर मैं मास की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये एक दूसरे मास के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये दूसरे मास के ऊपर फोर्स कहाँ लगा रहा है? टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ऑलवेज रेडियली इनवर्ड्स होंगी ये लाइंस। ठीक है, व्हाट इज अ पॉइंट मास? पॉइंट मास आप कह रहे हैं एक ऐसा मास जिसका जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो मास था वो सेंटर में कंसंट्रेटेड था। तो पॉइंट मास के लिए आप फील्ड लाइंस किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। अगर एक पॉइंट मास के लिए मुझे फील्ड लाइंस बनानी है तो वो फील्ड लाइंस मेरे पास इस तरह बनेगी। यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये भी आपको समझ। ठीक है, ये मैंने बनाई थी फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये आपके पास आ गया पॉइंट्स। अब इसको पॉइंट मास कह रहे हैं जो कि नजर भी नहीं आ रहा, चलिए मैं थोड़ा सा वाजह बना। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट मास है, छोटा सा मास विच इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। फील्ड लाइंस इसके लिए भी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी? इनवर्स होगी। ये तो थोड़ा सा मैं जल्दी से बना देता हूँ ये वाली चीज। नाउ फील्ड लाइंस किस रिस्पेक्ट से बनाई गई थी? फील्ड लाइंस बनाई गई थी with respect to the direction of the force on a test particle। टेस्ट पार्टिकल किसे कह रहा हूँ? कोई भी एक मास। अब कोई भी एक मास 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का, यूजुअली हम जब टेस्ट मास की बात करेंगे तो हम सिंगल kg मतलब यूनिट मास की बात करेंगे। मैं यूनिट मास यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, उसको फोर्स रेडियली इनवर्ड्स बनेगी, तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स होती है। तो फील्ड लाइंस आर ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स ऑन अ टेस्ट पार्टिकल या फिर टेस्ट मास। इन फील्ड लाइंस में एक इंफॉर्मेशन और छुपी रखी हुई है। तो हमने कहा फील्ड लाइंस आर ड्रॉन with respect to force on a test particle या फिर टेस्ट मास। चलिए एक सेकंड दीजिएगा मुझे। स्क्रीन इज नाउ विजिबल। मैंने कहा था कि ये जो फोर्स है
ये हम बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेस्ट फोर्स ऑन अ टेस्ट पार्टिकल। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई एक टेस्ट पार्टिकल इंट्रोड्यूस करता हूँ, अब वो टेस्ट पार्टिकल कुड बी एनीथिंग, उस टेस्ट पार्टिकल को जो फोर्स लग रही होगी उस फोर्स की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स होगी टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। एक कमाल की बात, एक आखिरी बात इस क्लास की जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी इस क्लास ही में डिस्कस कर दूं, लेकिन हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी लंबी कर दी, लेकिन कोई इशू नहीं है। ठीक है, फील्ड लाइंस का गैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस इज रिप्रेजेंटिंग द फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जितना ज्यादा गैप है उसका मतलब है कि फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास उतनी वीकर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान की लाइंस की बात करूँ, ये गैप की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे गैप कंपैरेटिवली ज़्यादा है अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एट अ पॉइंट नियर दी सरफेस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फील्ड लाइंस का गैप क्या है, वो कम है। तो फील्ड लाइंस का जो गैप है इट इज रिप्रेजेंटिंग द फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ग्रेटर द गैप लेसर द स्ट्रेंथ, लेसर द गैप ग्रेटर द स्ट्रेंथ। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि फोर्स की स्ट्रेंथ कहाँ करीब थी, जितना मास से नजदीक होगा। अगर मैं प्लैनेट की बात करूं, अर्थ की बात करूं, तो सरफेस पे लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस सरफेस पे हो सकता है। ठीक है ना, तो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस यहाँ पे गैप ऑफ द फील्ड लाइन सबसे कम है। और जैसे जैसे मैं अर्थ के सरफेस से दूर जाता चला जाऊंगा मेरे पास गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर अर्थ की फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब मेरे ऊपर लगने वाली अर्थ की फोर्स, सादा लफ्जों में मेरा अपना वेट वुड रिड्यूस। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लिख देते हैं। और इससे रिलेटेड एक बहुत बेसिक सवाल एक पास पेपर्स में एक दफा आया था, मैं वो आपको डिस्कस करता हूँ। उसने कहा, अच्छा पहले ये पॉइंट हम लिख देते हैं फिर देखते हैं उसने क्या कहा। हमने कहा द गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस, gap between the field lines is inversely proportional to the field strength. चले जी, आई एम सो सॉरी, आज कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा तंग कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको अब यहाँ पे रोक देंगे, ज़्यादा इसको आगे लेके नहीं जाएंगे, कनेक्शन ने थोड़ा सा तंग करना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा था कि द गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैं सवाल क्लास पेपर्स का डिस्कस कर रहा था वो ये था कि उसने कहा था कि देर आर टू मासेस, दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, बोथ हैव द सेम साइज सेम वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी एक ही, अगर इसकी डेंसिटी रो है तो दूसरे की डेंसिटी टू रो। पता है फील्ड लाइंस में क्या फर्क होगा? तो देखें, डेंसिटी होती है आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है, डेंसिटी डबल करता हूँ तो इसका मतलब है मास डबल हो जाएगा। मास डबल करने का मतलब ये है कि फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि फोर्स बढ़ रही है। तो फील्ड लाइंस भी आप फिर डबल बना रहे हो। तो अगर एक मुझे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ वाला प्लैनेट शो करना है या मास शो करना है, वो कैसे शो करूंगा? वो मैं शो कर रहा हूँ विद ग्रेटर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। Connection being distorted again and again. चले, आई एम सो सॉरी फॉर द कनेक्शन बीइंग डिस्टॉर्टेड बार बार। तो हम एक काम ये करेंगे, लेट पॉज दिस लेक्चर यहीं पे। ठीक है, हम इसको यहीं पे रख देते हैं और टाइम भी हमारा अप हो चुका हुआ है। यहीं से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वील स्टार्ट फ्रॉम द फील्ड स्ट्रेंथ और हम फिर देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन, उसके उसकी उसकी डेफिनेशंस एंड अगेन फिर उसका ग्राफ्स वगैरह। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।